चलिए, वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। तो आज हम पीछे जो एक वीडियो बनाए हुए थे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित, उस वीडियो को हम फिर से क्या कर रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं, मतलब फिर से बना रहे हैं। तो इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ ही साथ में जो कंटेंट हमारा गड़बड़ाया हुआ है वो कंटेंट भी हमारा तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम क्लास की। शुरुआत करने से पहले क्या करिए, तो एक बार माँ सरस्वती से क्या करिए, आशीर्वाद लीजिए कि हमने क्या करा है, शुरुआत कर दिया हुआ है पढ़ाई की। आगाज है ये, और आगाज से ही अंदाज का पता चलता है कि आप किस अंदाज में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत यहीं से करेंगे और उससे बाद हमारा जो भी है आगे का हम पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, ये हमारा मोटिवेशनल क्वेट्स कहता है कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। जान लीजिए बाबू, तकलीफों से डरना नहीं चाहिए, दुखों को गले लगाइए। समझे कि नहीं समझे? जितना आपको कामयाब बनना है आपको उतना दुख सहना पड़ेगा। आपको दुख हो रही है, आप समझ जाइए कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, और जब तकलीफ नहीं हो रहा है तो समझिए आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है अर्थात प्रकाश, हम लोग उसको जानते हैं। पहला चैप्टर का नाम है बाबू प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन से पहले हम लोग प्रकाश को जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो वो प्रकाश एक भौतिक कारक होती है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को अपने नेत्रों की सहायता से देखते हैं। बेसिकली बाबू, देखने के लिए हमारे आंखों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे आंख के रहते हुए भी एक वस्तु के नहीं रहने पर, एक चीज के नहीं रहने पर हम लोग किसी वस्तु को आसानी से नहीं देख पा सकते। वो चीज क्या है? लाइट है, प्रकाश है। क्या बाबू? प्रकाश। अगर प्रकाश न हो, याद करिए ना, अंधेरे कमरे में आपके पास में आंख नहीं रहता है, ऐसा बात नहीं है। सभी के पास में नेत्र होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? तो लैक ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट। वहां क्या रहती है? तो प्रकाश अनुपस्थित रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो हम लोग क्या, किसको नहीं देख पाते? किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। तो इस समझ जाइए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना अनिवार्य है। तो इसीलिए प्रकाश को लिखा जाता है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम अपने नेत्रों की सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं। देखेंगे नेत्रों की सहायता से ही, लेकिन किसकी उपस्थिति में देखेंगे? तो प्रकाश की उपस्थिति में। अगर प्रकाश उपस्थित है तो हम देख सकते हैं, अगर प्रकाश उपस्थित नहीं है तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए आइए अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्रकाश के गुण को देखते हैं। बाबू, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसके लिए हम आपको एक वीडियो बना के दिखाएंगे जिसमें एक पाउडर की सहायता से आपको दिखाया जाएगा कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में कैसे गमन करती है। ठीक है कि नहीं है? लेकिन अभी फिलहाल वो साधन मेरे पास में नहीं है, बहुत जल्द आ जाएगा। हम उसको वीडियो के द्वारा आपको पूरी एकदम बढ़िया से प्रैक्टिकल करके तब बताएंगे। ठीक है, चलिए खैर ये समझिए सीधे सीधे डायरेक्टली कि प्रकाश जो होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। दूसरा नंबर बात है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, मतलब 3 × 10 का पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। बाबू, अगर मीटर की बात करिएगा तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? सॉरी, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 3 को 0 और बढ़ा दीजिए, मतलब 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है, अब आइए बाबू, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश से हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दैट मींस कहने का क्या मतलब है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा भी है। अब आइए बाबू, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब प्रकाश की चाल की गणना सबसे पहले रोमर नामक व्यक्ति ने किया था। एक व्यक्ति थे रोमर नामक, जिन्होंने सबसे पहले पदार्थ की चाल की गणना की हुई थी। किसकी गणना की हुई थी बाबू? प्रकाश के। प्रकाश के चाल की गणना करी हुई थी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं बाबू। अगला है हमारा प्रकाश का किरण। क्या है बाबू? किरण। किरण किसको कहते हैं? तो बाबू, प्रकाश जो होती है ना वो किरणों से बनती है। किससे बनती है? किरणों से। जब बहुत सारी किरणें एक साथ मिलती है तो एक सोर्स ऑफ लाइट बनता है। प्रकाश का स्रोत अर्थात प्रकाश जिससे निकलती है वो तैयार होता है। ठीक है कि नहीं है? तो ध्यान से देखिए,
तो किरण कहते क्या, किसको कहते हैं? तो प्रकाश बनती है किरणों से, मतलब क्या है, गमन पथ जो होती है प्रकाश की, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। तो याद रखिएगा, प्रकाश से गमन पथ की दिशा को ही क्या कहते हैं हम लोग? किरण कहते हैं। अभी हमने तुरंत कहा कि प्रकाश पुंज या प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं? तो बाबू किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एगो समानांतर, एगो अभिसारी, एगो अपसारी। अब समानांतर प्रकाश पुंज किसको कहते हैं बाबू? तो वैसा प्रकाश पुंज जब जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो। मतलब ये समझिए कि एगो दुगो ऐसा स्रोत होता है जिसमें प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें, आप लोग लेजर लाइट देखे कभी? लेजर लाइट मेला में देखिएगा, छोटका बच्चा एकदम लेके लेजर लाइट तो मारते रहता है मुंह पर, कगरो आंख पर, कगरो कहीं मारते रहता है कि नहीं मारते रहता? वो कैसे जाता है बाबू? एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन में जाती है। कैसे जाती है बाबू? सीधा एकदम जाएगा, नहीं आता है? देखते हैं कि नहीं देखते? तो यही जो है सीधा जाती है, तो समझ जाइए क्या हो गई? समानांतर प्रकाश पुंज का उदाहरण होगी। मतलब ये समझिए कि चूंकि लेजर लाइट में एक के गो लाइट होता है, लेजर लाइट में क्या हो? एगो लाइट होता है, जिसके कारण मारते हैं सीधे सीधे एकदम सटाक से निकलता है। और कोई ऐसा स्रोत हो, कोई ऐसा वस्तु हो जिसमें बहुत सारी किरणें निकलती हो और सभी किरणें एक दूसरे के क्या हो? समांतर इस तरह से चलती हो, तो समझ जाइए क्या है? इसी को हम लोग समानांतर प्रकाश पुंज कहेंगे बाबू। क्या कहेंगे? समानांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? समानांतर प्रकाश पुंज। क्या कहेंगे बाबू? अच्छा, ये क्या कहती है? ये कहती है इधर कोई स्रोत है जिससे लाइट इधर जा रही है, ये क्या हो गया? समानांतर प्रकाश पुंज के उदाहरण हो गए। किसके उदाहरण हो गए बाबू? समानांतर प्रकाश, समांतर प्रकाश पुंज ना होता रे, समानांतर हम बोल रहे, समांतर प्रकाश। ठीक है, आगे चलते हो। अभिसारी प्रकाश पुंज को जानते हैं? किसको जानते हैं हम लोग? अभिसारी प्रकाश पुंज को। अभिसारी प्रकाश पुंज किसको कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज किसको कहते हैं? तो वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें सिकुड़ते हुए एक बिंदु पर आ जाती है। मतलब ये समझिए कि कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए टॉर्चे है, कुछ भी है, हमारा बनाने नहीं आ रहा है बाबू, तो हम बना के ना दिखाएंगे, हम सीधे सीधे दिखा रहे हैं। एक बिंदु है यहां से, ठीक, और उस बिंदु से प्रकाश की किरणें जो है क्या हो रही है? मतलब ये देखिए, एरो आपको बताएगा कि किधर से किधर कौन जा रही है, कौन आ रही है। ठीक है, तो एरो को ध्यान से देखते रहिए, ठीक ना? अब देखिए ध्यान से, ये एरो क्या बता रही है? कि सभी किरणें अनंत से आकर के एगो बिंदु पर सिकुड़ रही। ठीक है कि नहीं है? मतलब ये समझिए वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें क्या होती है? सिकुड़ते हुए एक बिंदु पर आके मिल जाती है। ये तीर कहता है इधर से आ रही है प्रकाश की किरणें, अगर हम तीर इधर का मार देते तो तीर क्या कहती है? उधर जा रहा है प्रकाश की किरणें। तो ध्यान रखिएगा, तीर का बहुत बड़ा इसमें हाथ होता है। तो ये कौन सा प्रकाश पुंज का उदाहरण हो गया? अभिसारी प्रकाश पुंज का। किसका उदाहरण हो गया बाबू? अभिसारी प्रकाश पुंज का। किसका हो गया? अभिसारी प्रकाश पुंज का। तो क्या कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज का? तो वैसे प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें सिकुड़ते हुए एक बिंदु पर मिल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब आइए बाबू, अपसारी प्रकाश पुंज किसको कहेंगे? तो अपसारी प्रकाश पुंज को हम लोग समझते हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ एक बिंदु है और उस बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? निकल रही है। क्या हो रही है बाबू? निकल रही है। क्या हो रही है? निकल रही है। ठीक है, क्या हो रही है? निकल रही है। आइए इसमें ई वाला तीर का चिन्ह लगे, ठीक है। इसका मतलब क्या बता रही है बाबू? कि एक सोर्स ऑफ लाइट से, मतलब एक प्रकाश पुंज से एक बिंदु से प्रकाश की किरणें कहां जा रही है? अनंत तक जा रही है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें फैलती हुई क्या होती है? एक बिंदु से फैलती चली जाती है, एक बिंदु से बाहर चली अनंत तक चली जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ये कौन सा? अभिसारी प्रकाश पुंज। अच्छा, अभिसारी प्रकाश पुंज का अपसारी प्रकाश पुंज है। अपसारी प्रकाश पुंज का उदाहरण जैसे समझिए, तो टॉर्च देखे है ना,
टॉर्च देखे है ना, टॉर्च में जो प्रकाश निकलती है एक परावर्तक सतह से देखिएगा एकदम निकल के सीधे छितराने लगती है, नहीं होता है। तो कहने का मतलब यही है कि जब एक बिंदु से निकलकर फैल जाए, छितरा जाए, तो उसी प्रकाश पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। बाबू क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। अरे वो अथी बनाओ ना, F = R/2। ये खाली प्रूफ करना है, ठीक है। पीपीटी बना दो, इसमें लिख देगा अवतल दर्पण में सिद्ध करें F = R/2। ठीक, चलिए। तो ये किसका उदाहरण हो गया, अपसारी प्रकाश पुंज का। किसका उदाहरण हो गया बाबू, अपसारी प्रकाश पुंज का। तो हम तीनों ही प्रकाश पुंज के उदाहरण को जान गए। ये हो गया समानांतर प्रकाश पुंज, मतलब हम क्या कहेंगे, वैसे प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, उसको समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। अगर आप बात करिएगा इसका अभिसारी प्रकाश पुंज का, तो क्या कहलाती है, क्या कहती है ये, तो वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें अनंत से एक बिंदु पर मिल जाती है, अर्थात सिकुड़ते हुए एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। और लास्ट जो होता है अपसारी प्रकाश पुंज, उसमें कहती है वैसी प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कोई डाउट है, नहीं ना, बन जाएगा, समझ जाएगा, आराम से समझ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आत्मदीप्त पदार्थ। क्या होता है बाबू, आत्मदीप्त। इसका 3 गो नाम होता है बाबू, या तो आत्मदीप्त कह दीजिए, या दीप्त कह दीजिए, या प्रदीप्त कह दीजिए, ठीक है। तीनों एक ही नाम होता है, एक ही चीज का नाम होता है। तो आत्मदीप्त, दीप्त या प्रदीप्त पदार्थ किसको कहते हैं, तो वैसी वस्तु या वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, उसी को हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ या आत्मदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सूर्य है, तारा है, जलती हुई मोमबत्ती है, जुगनू है, नहीं जुगनू मतलब भगजगनी, तो ये सब क्या है, इनके अपने खुद के प्रकाश है। अच्छा, और कुछ बोलिए जिसका अपना खुद का प्रकाश हो। दीपक है, और कुछ बोलिए, सूर्य है कि ना है। तो ये हो गया आत्मदीप्त, दीप्त या प्रदीप्त पदार्थ के उदाहरण, ठीक है। अब आइए बाबू हम लोग किसको देखते हैं, अदीप्त पदार्थ के उदाहरण देखते, सॉरी अदीप्त पदार्थ को देखते हैं। अदीप्त पदार्थ किसको कहते हैं बाबू, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन जब उन पर किसी दूसरे वस्तु के द्वारा प्रकाश डाली जाती है या किसी दूसरे वस्तु की प्रकाश उन पर पड़ती है, तो वो दिखाई देने लगता है, उसको हम लोग अदीप्त पदार्थ या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर चंद्रमा हो गया, टेबल हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, दीवार हो गया, हम हो गए, तुम हो गए, ये सभी के सभी क्या है, अदीप्त पदार्थ या अदीप्त वस्तुएं है। मतलब अपना लाइट नहीं है, लेकिन जब किसी दूसरे वस्तु या पदार्थ की लाइट हम पर पड़ती है तो हम क्या हो जाते हैं, दिखाई देने लगते। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर। पीछे वाला बाबू इधर ध्यान दे। अगला हम लोग देखने या नहीं देखने के या आर पार होने नहीं होने के आधार पर पदार्थ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी, और तीसरा होता है पारभासी। तो हम लोग देखते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं, उसको बढ़िया से समझते हैं। पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पूरे आर पार निकल जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। मतलब इस समझिए कि जिस पदार्थ से हम लोग आर पार देख सकते हैं, जिस पदार्थ के इधर भी देख सकते हैं और उधर की चीजें भी, उधर का जो व्यक्ति होता है वो भी हमें देख लेता हो, तो समझ जाइए कौन सी वस्तु है, ये कौन सी वस्तु है, ये कौन सा पदार्थ है, तो पारदर्शी पदार्थ है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखिए हवा में आसानी से देख लेते हैं, तो हवा कौन सा पदार्थ है बाबू, पारदर्शी पदार्थ है। बात करेंगे, मान लीजिए जो चलती हुई बहती हुई पानी होती है, हम उसमें नीचे आराम से चीजों को देख लेते हैं, वो कौन सा माध्यम या पदार्थ हो जाता है, पारदर्शी पदार्थ हो जाता है। बात करेंगे कांच की, तो कांच में भी बॉस वाला कांच देखे है ना, उसमें हम लोग आसानी से इस पार के व्यक्ति को उस पार का आदमी देख लेता है, उस पार के व्यक्ति को इस पार का आदमी देख लेता है। मतलब इस समझिए कि दोनों को क्लियरली एक दूसरा आदमी देख सकता है या देख लेता है, तो समझ जाइए वो भी किसका उदाहरण हो जाता है,
पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण हो जाता है। अब आइए बाबू अगला देखते हैं हम लोग अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं निकलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। जिनसे पदार्थ की किरणें आर पार नहीं निकलती है बाबू, उनके आर पार हम नहीं देख सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर दीवाल है ना, ये दीवार पीछे वाला देखिए तो सीढ़ी पर कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, देख रहे हैं कि ना देख रहे हैं, दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब नहीं दिखे तो समझ जाइए अपारदर्शी है। ठीक है कि नहीं है। जैसे हम ही है, हमारा पीछे में कुछ हम ऐसे हाथ में छुपा लिए, आपको कहे बताइए हमारा हाथ में क्या है, तो दिख रहा है पैजामा करे कलम, दिख रहा है तोरा, ठीक दिखना ना चाहिए तो करे कलम, अभी तो कलमे होगा मेरे पास में, कुछ बोल दो। अच्छा एक बात बताओ, कलम हमारा पीछे में दिख रहा है तेरा, पेट के भीतर से दिख रहा है, तो हम करे देखना चाहिए तो फट से कलम। तो कहने का मतलब यही है बाबू। आगे चलिए, आइए देखिए ध्यान से, हो गया हंसी मजाक ठीक है, आगे चलिए। जिसको हम लोग उदाहरण की बात करिएगा तो क्या हो गया, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, दीवार हो गया, ये सारी की सारी क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। क्या है बाबू, अपारदर्शी। अब आते हैं हम लोग पारभासी पदार्थ को देखते हैं। तो वे पदार्थ होते हैं मतलब पारभासी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणों कुछ ही भाग आर पार निकल पाता है और कुछ भाग नहीं निकल पाता है। मतलब ये समझिए कि हम उस पार की चीजों को हल्का देख सकते हैं और इस पार की चीजों को उस पार का व्यक्ति हल्का देख लेता है। मतलब ये समझिए, आप लोग कभी भींगे हुए पेपर को देखे हैं, तेल उल में भिंगा दीजिए तो देखिएगा उमर का अक्षर कहीं अमर दिख जाता है, उमर का अक्षर इधर दिखने लगता है। मतलब ये समझिए, कहने का क्या मतलब है कि कुछ कुछ दिख जाए इधर का भी और कुछ कुछ दिख जाए उधर का भी, तो समझ जाए वही क्या हो गया, पारभासी पदार्थ हो गया। लेकिन ये लिखना नहीं होता है, लिखने में क्या कहेंगे, तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणों के कुछ ही भाग आर पार निकल सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ। उदाहरण कहेगा तो तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये सब जो है वो क्या है, तो पारभासी पदार्थ के उदाहरण है। अब आइए बाबू, प्रकाशिक माध्यम या प्रकाशीय माध्यम किसको कहते हैं। तो वैसा माध्यम जिनसे अगर प्रकाश की किरण मतलब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंच जाए, मतलब ये समझो कि जय माध्यम में हम आसानी से किसी वस्तु को देख लेते हैं, वही माध्यम कौन सा माध्यम कहलाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बैठे हैं, तुमको देख रहे हैं आसानी से, तुम बैठा हुआ हमको देख रहा है आसानी से। ये किस चीज में, कौन से माध्यम में हम देख रहे हैं, हवा में। किस माध्यम में, हवा में। अभी यहाँ कुछ नहीं है तो कौन सा माध्यम है, हवा है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि वैसा माध्यम जिससे हम आसानी से किसी वस्तु को देख लेते हैं, तो समझ जाइए वही कौन सा माध्यम कहलाता है, प्रकाशीय माध्यम। मतलब ये समझिए कि वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें आसानी से इधर उधर चल जाती हो, और जब ये आसानी से किसी वस्तु से जाती है और किसी वस्तु की किरणें हमारे आंखों तक आती है, मतलब हम उस वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। और जब देख सकते हैं तो वही तो माध्यम प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जिस माध्यम में आप किसी वस्तु को आसानी से देख पाएंगे तो समझ जाए उसको प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रकाशीय माध्यम बाबू दो प्रकार के होते हैं, वो समांगी वो विषमांगी। जिसका गुण एवं बनावट समान होगा, गुण एवं बनावट सेम होने का क्या मतलब है कि जिसमें हमको आसानी से दिख जाए, कतो दिख मतलब सौसे सेम रेशियो में दिखे, तो समझ जाए वो क्या है, समांगी माध्यम। एगो होता है विषमांगी माध्यम बाबू। विषमांगी माध्यम किसको कहेंगे, तो जिसमें कहीं कहीं दिखे कहीं कहीं ना दिखे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर धुआं हो गया, कोहरा हो गया, ऐसी सब चीज में देखिएगा कहीं कहीं चीजें कुछ दिख भी जाता है, तो एकदम साफे ना दिखता है। ठंडा का मौसम याद है, ठंडे के मौसम में जब हम लोग 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठते हैं, कभी कभार तो जब जनवरी फरवरी का महीना आता है, इतना कोहरा लगा रहता है, सामने में क्या है वो ना दिखता है। मोटरसाइकिलों वाला रहता है तो एकदम जैसे पैदल चल रहा है उस तरह के स्पीड में चलता रहता है, नहीं चलता है। किस बात के डर से कि कहीं सामने वाले को ठोक ना दे, कोई दिखिए ना रहा, किसको ठोकेंगे किसको ना ठोकेंगे पता ना चलता, रोड आगे है कि नहीं हो पता नहीं चलता है। तो कहने का मतलब क्या है ना, कहीं कहीं देखिए तो पूरी सॉलिड रास्ता दिखाई देता रहता है। तो कहने का मतलब सभी के गुण एवं बनावट जब सेम होते हैं तो उसको हम लोग समांगी माध्यम कहते हैं, और जब गुण एवं बनावट असमान होते हैं उसको विषमांगी माध्यम कहते हैं। समांगी माध्यम का बात करिएगा, साफ हवा, साफ पानी, समान कांच का टुकड़ा, ये हो गया। अगर आप बात करिएगा विषमांगी माध्यम का, तो धुआं एवं मिश्रित हवा, साथ ही साथ में गंदा पानी कहिए या कोहरा कहिए, ऐसी सब चीज को हम लोग क्या मानते हैं, विषमांगी माध्यम मानते हैं। क्या मानते हैं बाबू, विषमांगी माध्यम। ये किसका उदाहरण है, विषमांगी माध्यम का उदाहरण। हम बाबू आज फास्ट चल रहे हैं, इसके पीछे कारण है
ये हम रिवीजन क्लास में, किस क्लास में? रिवीजन क्लास। ये कोई ऐसा नहीं कि प्रॉपर हम लोग क्लास चला रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो इसीलिए एज फास्ट एज पॉसिबल हम वो कर रहे हैं, जितना तेजी से तेजी हो सकता है उतना कर रहे हैं। आइए बाबू, हम लोग समझते हैं किसको? प्रावर्तक सतह को। किसको समझते हैं बाबू? प्रावर्तक सतह। प्रावर्तक सतह किसको कहते हैं? तो जिस सतह से टकराकर प्रकाश की किरणें अपने माध्यम में चली जाती है उसी को हम लोग प्रावर्तक सतह कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए ध्यान से कि क्या है, जमीन है, प्रकाश की किरणें आई, टकराई, ऊपर आ गई। हवा से कहां चली आई? हवा में चली आई। किसमें चली आई? हवा से शुरू हुआ था, कहां चलाया? हवा में चला है, नहीं, फिर उठी, टकराई, फिर टकराई, फिर टकराई, पार नहीं कर पाई। मतलब क्या है कि जिस सतह से, इस सतह है ना, इस पर टकराया, इस प्रकाश की किरण है, यहां आई, टकराई, और टकराने के बाद फिर से ऊपर चली गई। यहां आई है, टकराई है, फिर से ऊपर चली गई है, यहां आके टकराई है, फिर से ऊपर चली गई है। मतलब ये समझिए कि वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें, वैसा सतह प्रावर्तक सतह किसको कहेंगे? तो वैसा सतह जिससे होकर प्रकाश की किरणें या जिससे टकराकर प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रावर्तक सतह कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? प्रावर्तक सतह कहेंगे। प्रावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? सॉरी, प्रावर्तक सतह के आधार पर प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। तो फिलहाल अभी उसको नहीं पढ़ेंगे, हम पहले छाया को पढ़ लेते हैं, फिर प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे, फिर हम उसको पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले छाया को समझते हैं। किसको समझते हैं बाबू? छाया। छाया किसी लड़की का नाम नहीं है। छाया जो हमारे पीछे बनता है काला रंग का, जरा हम लोग बचपन में भूत मानते हैं, छोटका बच्चा सबको दिखा दो, भूत को डरा देगा नहीं। छोटका बच्चा जो है ना, अपना खुद के छाया से डर जाता है बाबू। तो खाली एक बार कह दो कि भूत है, हो गया, उसके बाद वो देख नहीं सकता है, जब ये देखेगा पीछे फट भाग जाएगा। तो याद रखिएगा छाया किसको कहते हैं बाबू? तो छाया जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है। किससे टकराती है बाबू? अपारदर्शी वस्तु से। हम जानते हैं अपारदर्शी वस्तु है, मतलब प्रकाश की किरण आर पार नहीं निकल पाएगी। नहीं, आर पार निकल सकती है? नहीं निकल सकती है। तो आर पार नहीं निकलता है तो क्या होता है? तो पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू? पीछे अंधेरा सा क्षेत्र बनता है, जिसी अंधेरे से क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए छाया किसको कहते हैं, तो क्या कहेंगे? जब प्रकाश की किरण के पथ में किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है या कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो पीछे अंधेरा सा एक क्षेत्र बन जाता है, जिस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? छाया। और ये बाबू हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन किसको कहते हैं? तो जैसे हम लोग प्रावर्तक सतह में पढ़े हुए थे ना, उसी में प्रक्रिया जोड़ दीजिएगा तो हमको लगता है प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा आसानी से। हमने प्रावर्तक सतह के बारे में क्या बोला हुआ था कि जिस सतह से टकराकर प्रकाश की किरणें अपने माध्यम में लौट जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रावर्तक सतह। अब उसी प्रकार से हम लोग प्रकाश से परावर्तन को समझेंगे। प्रकाश से परावर्तन किसको कहते हैं? तो वैसा प्रावर्तक सतह जिससे टकराकर प्रकाश की किरणें अपने माध्यम में लौट जाती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु किसी परावर्तक सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। बहु परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एवं नियमित होता है, वो अनियमित होता है। किसके आधार पर? प्रावर्तक सतह के आधार पर। प्रावर्तक सतह के आधार पर प्रावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं, एगो नियमित सतह होता है, एगो अनियमित सतह हो। अब नियमित सतह जिसको कहते हैं, जो पूरा चिकना और चमकीला होता है, उसको नियमित समझिए। वहां जो परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन होता है। एक सतह जो है रिखुरा उबर खावर वाला होता है, उस पर जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसको अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अनियमित परावर्तन। आगे चलेंगे कि तो प्रकाश से परावर्तन का नियम है, देख लीजिए। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहती है? देखिए ध्यान से, ये दूसरा माध्यम है, ये पहला माध्यम है जो हवा है, ठीक है। इसमें क्या हो रही है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, विलंब तीनों एक ही तल में है, एक ही तरफ है, एक ही माध्यम में है। तो यही पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। जब बाबू इतने यहाँ टकराएगा ना, टकराने के बाद अगर मान लीजिए 60 डिग्री पर टकराएगा तो 60 डिग्री पर लौटवे करेगा, भागवो करेगा तो 60 डिग्री पर भागेगा, 90 डिग्री पर नहीं भाग सकता है, 30 डिग्री पर नहीं भाग सकता है। तो समझ जाइए इस बात को। तो यही क्या कहलाते हैं बाबू? आपतन कोण बराबर क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। अब आइए बाबू, हम लोग पहले परावर्तक सतह को समझ रहे हुए थे, अब हम लोग समझते हैं आपतित किरण को। आपतित किरण किसको कहते हैं बाबू? तो परावर्तक सतह पर पड़ रही है, पड़ रही है मतलब गिर रही है। तो परावर्तक सतह पर पड़ने वाली या गिरने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं?
तो आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आपतित किरण। पढ़कर या गिरकर अपने ही माध्यम में लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं बाबू? परावर्तित किरण। आपसे अगर पूछ दिया जाए परावर्तित किरण किसको कहेंगे, देखिए ध्यान से, टकराकर अपने माध्यम में लौट गई है, हवा से उठी हवा में चली गई, नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि वैसी किरण जो परावर्तक सतह टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। आपतित किरण किसको कहेंगे बाबू? तो परावर्तक सतह पर पड़ने वाली प्रकाशीय किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। परावर्तित किरण किसको कहेंगे? तो परावर्तक सतह पर पड़कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। अब आइए अभिलंब किसको कहेंगे? तो परावर्तक सतह के आपतन, पहले आपतन बिंदु को समझ जाइए, ध्यान से देखिए। ये जो प्रकाश की किरण आपतित हुई है तो बिंदु पर आकर गिरी है, और उस बिंदु का खास नाम रख दिया गया। कौन सा नाम रखा गया बाबू? आपतन बिंदु। क्या रखा गया? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या कहेंगे? तो वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण क्या होती है? आपतित होती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और उसी पर एक लंब डाला गया, लंब डाला गया तो उसका नाम रखा गया अभिलंब। क्या रखा गया बाबू? तो हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु के किसी पर, सॉरी, परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं बाबू? अभिलंब कहते हैं। अब आइए ध्यान से बाबू, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में वो कोण बना है जिसको आपतन कोण कहते हैं। अपरावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में वो कोण बना है जिसको हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? चलिए, अब प्रकाश से परावर्तन के मूलतः दो नियम है। सबसे पहला हमने आपको बता दिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा हमने बोला है आपको क्या, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक बार प्रकाश से परावर्तन को फिर से पढ़िए, प्रकाश से परावर्तन के नियम को। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों, और दूसरा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। एक बार फिर से बोलिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों, और दूसरा हमने क्या बोला है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक बार और लास्ट बार पढ़ लीजिए। हो गया? चलिए, अब हम देखते हैं बाबू, ये तो बता दिया गया आपतित किरण किसको कहते हैं। तो परावर्तक सतह पर पड़ने वाली प्रकाशीय किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसको कहते हैं? परावर्तक सतह पर अपने ही माध्यम में लौटने वाली प्रकाशीय किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसको कहते हैं? तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर प्रकाशीय किरण आपतित होती है या गिरती है या पड़ती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब किसको कहते हैं बाबू? परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब ये आपतन कोण बताइए बाबू, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण बताइए बाबू, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं बाबू प्रतिबिंब को। किसको समझते हैं? तो प्रतिबिंब को बाबू बेसिकली याद ही रख लीजिएगा, ठीक है? वैसे हम समझाते हैं, ठीक है? प्रतिबिंब को समझने से पहले आप लोग जो है ना प्रकाश स्रोत को समझिए। किसको समझिए बाबू? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं बाबू? तो प्रकाश स्रोत उसको कहते हैं वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ जिनके पास अपना खुद का प्रकाश हो, जो प्रकाश क्या करती हो? निकालती हो, जिससे प्रकाश निकलती हो, जिससे प्रकाश उत्पन्न होती हो, उसी को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या बाबू? क्या है? तो ध्यान से समझिए बाबू, प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। वो प्राकृतिक स्रोत होता है, वो मानव निर्मित स्रोत होता है। प्राकृतिक स्रोत मतलब जो प्रकृति के द्वारा दिया गया सोर्स है। जैसे एग्जाम्पल की बात करिएगा तो सूर्य हो गया, तारा हो गया, नहीं, जुगनू हो गया, ये सब प्राकृतिक स्रोत है। इसके पास अपना खुद का प्रकाश जो है वो गॉड दिया हुआ है, प्रकृति दी हुई है, नहीं, भगवान जिसको हम लोग कहते हैं, भगवान दिया हुआ है या प्रकृति दिया हुआ है, जान लीजिए। अगर बात करिएगा वो मानव निर्मित स्रोत का, तो वैसा स्रोत जिसको हम लोग बनाए हैं। जैसे ऊपर में देखिए लाइट लगल है, टॉर्च है, बल्ब है, डिबिया है, ये सब हम लोग बनाए हैं। लालटेन है, लैंप है, ये सब हम लोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए
एगो पदार्थ बनाए हैं जो कि हम लोग के द्वारा बनाया गया है, तो उसी को हम लोग मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव निर्मित स्रोत। तो ध्यान से देखिए, कहता है किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें। जब किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु क्या कहलाता है? उस प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? वो प्रतिबिंब कहलाता है। अब ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हमने क्या कहा? वास्तव में मिलती है या वास्तव में मिलती नहीं है वास्तव में, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जब वास्तव में मिलती है तो समझ जाइए क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। अब मिलती हुई प्रतीत होती है तो क्या समझिए? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वही बिंदु क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है उस प्रकाश स्रोत का। अगर किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु उस प्रकाश स्रोत का क्या कहलाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। अब आइए बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अब बात करिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब का, तो यह हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा नहीं होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। तो ध्यान रखिएगा, इससे आपको वास्तविक और काल्पनिक में अंतर भी पता चल जाएगा। चलिए हम 4 गो अंतर को देखते हैं, आप लोग हमारा साथ दीजिएगा, हम बोल रहे हैं। सबसे पहला नंबर वास्तविक प्रतिबिंब। तो क्या कहेंगे? एगो डिफिनीशन हमने जो याद किया है, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वही बिंदु उस प्रकाश स्रोत का क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या कहेंगे? किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु उस प्रकाश स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु के वास्तविक कटान से बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब किसी वस्तु के काल्पनिक कटान से बनता है। अब आइए बाबू इसके आगे की बात करेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है बाबू? सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। तो क्या वो डिफरेंस बताए हमने आपको? 4 गो। क्या बताया बाबू? 4 गो। इसमें भी पूरा क्लियरली लिखा हुआ है और आप अपने मन से भी इसको बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को समझते हैं। बाबू ये 1 नंबर में पूछेगा इसमें से कोनो एगो। ठीक है। तो आइए समझिए, हम इसमें कुल 5 विशेषताएं बताई गई है। सबसे पहला कहता है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब होता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा वास्तविक होता है, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा काल्पनिक होता है, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। अरे बाबू शंकर कुमार मुखिया कहाँ है? रात में चोरी किया हुआ था? रात में चोरी करते हैं? चलिए आओ आगे चलिए। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है बाबू। ठीक है। चलिए आगे। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा। अच्छा ये सब बाबू सब एक काल्पनिक के प्रतिबिंब का उदाहरण है। नहीं, हम क्या पढ़े होते? काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? नहीं। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते। काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा होता है। कैसा होता है? हाँ, तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ले, हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब पता है तो क्या आप समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बता सकते कि नहीं बता सकते? 3 को तो इजीली बता सकते हैं अभी। अब आइए हम लोग आगे को देखते हैं। बहुत समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही होता है। जितना बड़का वस्तु उतना बड़का प्रतिबिंब, जितना छोटा वस्तु उतना छोटा प्रतिबिंब। ठीक है। देख लीजिएगा, समतल दर्पण का आकलन लगाइएगा। कहिएगा सर कहाँ समतल दर्पण होता है? तो बहुत सारे अलमीरा जो होते हैं उसमें समतल दर्पण ही लगाए जाते हैं। आगे आते बाबू, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही बनता है, दूरी पर बनता है जितना वस्तु दर्पण से कितना होता है? पीछे रखा जाता है। असली दर्पण के
पीछे उतना ही बनता है जितना दर्पण के सामने रखा जाता है। ठीक है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब, इसको ध्यान से समझिए, दर्पण के पीछे उतना ही बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रखा जाता है या सामने रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बाबू। विपरिवर्तन। विपरिवर्तन क्या होता है? तो एक प्रकार की घटना होती है बाबू, जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः क्या होता है, घूम जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दायां भाग का प्रतिबिंब बायां भाग में और बायां भाग का प्रतिबिंब दायां भाग में दिखना शुरू हो जाता है। तो समझिए वही घटना क्या कहलाती है, विपरिवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? विपरिवर्तन। अब आइए हम लोग पार्श्व विपरिवर्तन को देखते हैं। यह वह घटना होती है बाबू जिससे कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदर अक्ष के परितः 180 डिग्री कोण पर घूम जाती है, जिसके कारण ऊपरी भाग का प्रतिबिंब नीचे भाग में तथा निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो समझ जाइए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पार्श्व विपरिवर्तन कहेंगे। अब आइए बाबू दर्पण को समझते हैं। किसको समझते हैं? दर्पण। इसका एग्जाम्पल कहिएगा देखने के लिए, तो आप लोग एम्बुलेंस पर लिखल जो अति रहता है AMBULANCE, उसको पढ़ सकते हैं आराम से। दर्पण सामने महीना रखिए, दिख जाएगा। ठीक है, आगे आते दर्पण किसको कहेंगे बाबू? तो वैसा चिकनी और चमकीली परावर्तक सतह जिस पर प्रकाश का परावर्तन नियमों के अनुकूल होता है तथा पीछे का वह भाग रंजित किया जाता है। रंजित मतलब पेंट किया जाना। कैसा? सिल्वर कलर में। किस कलर में बाबू? सिल्वर कलर में। दर्पण बाबू तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। सबसे पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण किसको कहेंगे? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः समतल होता है उसको समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसको कहेंगे? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक गोले गोले का भाग होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। अब आइए गोलीय दर्पण बाबू दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसको कहते हैं? तो दो तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं बाबू। सबसे पहला नंबर वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो, उसको अवतल दर्पण। दूसरा परिभाषा वैसा दर्पण जिसमें केवल बड़ा प्रतिबिंब बनता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, इस आधार पर भी परिभाषित आप कर सकते हैं। अब आगे आइए बाबू, आगे उत्तल दर्पण की बात करेंगे। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। उसका दूसरा परिभाषा क्या कहेंगे? वैसा दर्पण जिसमें किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। अब हम लोग उसमें एक परवलयिक दर्पण को छोड़ दिए हुए थे। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ना तो पूर्णतः गोलीय हो और ना ही पूर्णतः समतल हो, मतलब ना समतल होगा ना गोलीय होगा, उसी को हम लोग परवलयिक दर्पण कहेंगे। क्लियर है बात कि नहीं है? चलिए आगे आते हैं हम लोग। अगला जो हमारा टॉपिक है वो अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। आराम से बता सकते हैं। कहिएगा सर कैसे बता सकते हैं? तो ध्यान से समझिए। अच्छा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को पहले जान लीजिए। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण होता कैसा है बाबू? एक के गोला से काट करके दो दर्पण बनाया जाता है। ठीक है, तो एक एक गोला का दो भाग होता है, जिसको में एगो को अवतल कहते हैं, एगो को उत्तल कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। दोनों में देखिए बाबू अंतर आपको दिख रहा होगा। अवतल हो गया, ये क्या हो गया? उत्तल हो गया। इसका ही धसा हुआ है और इसका ही उभरा हुआ। ठीक है बाबू, परावर्तक सतह किसको कहते हैं? तो जो रंजित नहीं हो, पेंट नहीं हो, तो ई पेंट नहीं है, ये कैसा है? धसल। ई पेंट नहीं है, कैसा है? उभरल, उठल है कि नहीं है? गांव घर की भाषा में एकदम साधारण भाषा का उपयोग करिए तब समझिए। परावर्तक सतह किसको? तो जो रंजित नहीं होगा। रंजित कौन नहीं है भैया? ई वाला। ई वाला कैसा लग रहा है? धसल है कि ना है? पेट पूरा छाती से नीचा चल गया तो धसल, और पेट छाती से ऊपर चला आया। हाँ, है कि नहीं है? समझ जाइए, ये क्या हो गया? धसा हुआ। ये क्या हो गया? उभरा हुआ। अच्छा तो बताइए इसमें कौन धसा हुआ है, कौन उभरा हुआ है? गजिंदा धसा हुआ है? नहीं, गजिंदा धसल है न रे। उभरल कौन है? आदित्य राजू सर जी खुद दे। चलिए चले आगे। तो ये कैसा दर्पण है बाबू? अवतल। इसका परावर्तक सतह कैसा है? धसा हुआ। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। इसका परावर्तक सतह कैसा है? अच्छा, इसका कौन सा भाग किया हुआ है? बाहरी भाग का नहीं किया हुआ। इसका कौन सा भाग किया है? हाँ, तो देखिए समझिए,
आगे आएंगे बाबू। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है बाबू? दूगो दर्पण ऐसा है, यहां से वो और ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। दूगो दर्पण ऐसा है जिसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिसमें सबसे पहला कौन है बाबू? अवतल, दूसरा सॉरी उत्तल, और कौन है दूसरा? समतल। हम आपसे पूछ दिए कि बताइए निम्न में से किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? तो हम लिख देंगे ऑप्शन में जैसे अवतल, उत्तल, समतल, समतल तथा उत्तल। तो कौन सा टिक मारिएगा? समतल तथा उत्तल। आगे आते हैं बाबू, एगो दर्पण में समझिए ध्यान से। अब हम लोग दर्पण को थोड़ा सा बढ़िया से डिस्क्राइब करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मिरर। ठीक है, किसको डिस्क्राइब करेंगे? मिरर के सभी एलिमेंट्स को, तत्वों को। ठीक है, चलिए। क्या लगता है रे बाबू, हमको अंग्रेजी बोलने आता है? नहीं आता है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश बाबू। आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन डू एनीथिंग इन इंग्लिश। ठीक है, समझा कि ना समझा? नहीं समझे तो रहने दीजिए। नहीं, एगो सुने है ना, एगो देखता है, पत्रकार जाता है, विधायक को कहता है आपके बारे में क्या सब अफवाह हो रहा है? तो अफवाह ऐसे हो रहा है, लाओ रे। नहीं, कहने का मतलब यही है, समझ रहे हैं तो ठीक, ना समझ कोई बात नहीं, चल रहे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो समझिए ध्यान से बाबू। अवतल और उत्तल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बाबू? अवतल और उत्तल का। अब आइए, एक गोला है ना, इसी गोले से काटकर अवतल बनाया जाता है, इसी गोले से काट के उत्तल बनाया जाता है। क्या क्या बनाया जाता है बाबू? अवतल भी इसी से बनाया जाता है और उत्तल भी इसी से बनाया जाता है। ध्यान से समझो, इसका यहां से यहां तक काट लेगा, ऐसे कर दिया तो क्या बन गया? अवतल। इसका यहां से यहां तक काट दिया और इधर घेर दिया तो क्या हो गया बाबू? उत्तल। क्या हो गया? उत्तल और अवतल में दिक्कत है? कोई अंतर है? आराम से जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं? अंतर बहुत है बाबू, लेकिन जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं, पूछ रहे। तो चलिए ध्यान से समझिए। अरे के है रे, कहो ना, हम बातों में बेच लेगा, कहीं आवाज कम करके बेचे ना। यही रुकल है 2 घंटा, सामने बेचेगा। क्या है बाबू? बढ़िया आम है, घटिया आम है, हटिया है। तो हटिया कौन सा रोड पे लगा हुआ हटिया? जहां हटिया है वहां जाइए। जहां हटिया है वही ना बेचेगा जी। अब वहां चिल्लाने जाएगा या कुछ करने जाएगा, कोई पूछने जाएगा, कहने जाएगा कुछ? अच्छा, वह बात बोल रही है। आई एम सॉरी बच्चा। आई एम सॉरी बच्चा कहने का क्या मतलब है कि चलिए इट्स माई फॉल्ट, हम कुछ उल्टा सुन लिए या समझ लिए। चलिए शुरू करें। ध्यान से समझिए बाबू, ये गोला का भाग होता है। किसका भाग होता है बाबू? आप गोला बनाने के लिए क्या चाहिए? वो केंद्र चाहिए। क्या चाहिए बाबू? केंद्र। दर्पण में जो केंद्र होता है उसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का परिभाषा अगर पूछ दिया जाए तो क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उससे केंद्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। ई गोला को बनाने के लिए एक केंद्र की जरूरत होती है, तो इसीलिए कहा जाता है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उससे केंद्र को ही उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है बाबू। अब इस वक्रता केंद्र पर ध्यान से समझिए, एक लाइन खींच करके यहां मिला दिया जाता है। ठीक है बाबू। ये जो मिला दिया जाएगा तो जानते हैं किसी भी गोला पर इस सरफेस से लेकर के
अगर वक्ता केंद्र को या केंद्र को मिला दिया जाता है तो हम लोग उसको त्रिज्या कहते हो। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इस त्रिज्या को, उसको त्रिज्या कहते हैं, इसको वक्ता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्ता त्रिज्या किसको कहेंगे? तो यहाँ एक बिंदु मान लिया जाता है जिस बिंदु का नाम है ध्रुव। क्या नाम है? जिसको किससे लिखते हैं बाबू? पी से। किससे लिखते हैं? पी से। किससे लिखते हैं? किससे? पी से। तो ध्रुव किसको, सॉरी, वक्ता त्रिज्या किसको कहेंगे? तो ध्रुव से लेकर के वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बाबू? वक्ता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आइए ध्रुव किसको कहेंगे? तो एक केंद्र है, केंद्र से मिलाने वाली एक पूरा साइड में जिसकी परिधि है, उसके अगर किसी एक बिंदु पर हम टच कर देते हैं ना तो वो मध्य भाग कहलाते हैं। क्या कहलाती है बाबू? मध्य भाग। तो गोलीय दर्पण के मध्य भाग के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे बाबू? ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव। ध्रुव नहीं बाबू, ध्रुव कहिए, ध्रुव नहीं, ध्रुव। क्या कहेंगे? ध्रुव। ध्रुव कहने का मतलब क्या है? वो पर रॉ की मात्रा हम बोल रहे हैं। ध्रुव कहने का मतलब धौ में रॉ की मात्रा बोल रहे हैं। आप लोग ध्रुव बोल रहे हैं, ये हो गया ध्रुव जो कि सही है। आप लोग जो बोल रहे हैं ध्रुव, ये गलत है। ठीक है कि नहीं है? ध्रुव मतलब धौ में रॉ की मात्रा और ध्रुव मतलब वो में रॉ की मात्रा, दोनों में अंतर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे कि ध्रुव बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। चलिए आओ ध्यान से समझिए। तो गोलीय दर्पण में मध्य भाग के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ध्रुव। क्या कहेंगे? ध्रुव। परिभाषा गोलीय दर्पण में, अरे वक्ता केंद्र बता लीजिए एक बार। गोलीय दर्पण जिस शुक्ल गोले का भाग होता है उसका केंद्र उस गोलीय दर्पण का वक्ता त्रिज्या बोल लीजिए। हाँ, ध्रुव से लेकर ये भी बोल सकते हैं। ध्रुव से लेकर वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आज इसको कहीं परिभाषित करिए तो गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्ता केंद्र तक के बीच की दूरी को या मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब आइए गोलीय दर्पण में बाबू, अब हम लोग मुख्य अक्ष को समझते हैं। क्या समझते हैं? अरे यही खत्म तो नहीं होता है, इसके बाद भी आगे बढ़ सकता है। तो हम लोग अनंत को मान के चलते हैं। तो अनंत को किससे हम लिख रहे हैं बाबू? क्यू से। किससे लिख रहे हैं? तो ध्यान से समझिए, पी से लेकर के जितनी भी बिंदु हैं, अर्थात गोलीय दर्पण में ध्रुव से लेकर के सभी बिंदुओं को मिलाने वाली वो काल्पनिक रेखा के द्वारा मिलाया जाता है, जिस काल्पनिक रेखा का नाम क्या है बाबू? मुख्य अक्ष। क्या नाम है? तो यदि आपसे मुख्य अक्ष की बात की जाए तो क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण में सभी बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्या कहेंगे मुख्य अक्ष को? तो गोलीय दर्पण में सभी बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? परिभाषा बोलिए ना। ठीक है। अब आइए बाबू, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण दर्पण के बिंदु पर टकराई। ठीक है। हम जानते हैं किसी दर्पण में कोई प्रकाश की किरण टकराती है तो क्या होता है? वहां परावर्तन होता है। क्या होता है बाबू? अपरावर्तन होता है तो क्या होती है? तो प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में लौटती है और लौटेगी तो क्या होगी? किसी एक बिंदु को क्या होगी? किसी एक बिंदु से होकर गुजर जाएगी। तो जिस बिंदु से वो गुजरेगी ना तो वही बिंदु क्या कहलाएगी? मुख्य फोकस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्या कहेंगे मुख्य फोकस को? गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो वही बिंदु उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। क्लियर है? अब आइए वो फोकस दूरी होती है जिसको हम लोग बड़का एफ से लिखते हैं। तो फोकस दूरी किसको कहेंगे? तो पी से लेके एफ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी। अब पी क्या है? ध्रुव। एफ क्या है? मुख्य फोकस। क्या है? कहेंगे गोलीय दर्पण में ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस दूरी। क्या कहेंगे बाबू?
अब एक भी टॉपिक इसमें नहीं है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ करके जो हमारा स्लाइड है उससे हम इन चीजों को देखते हैं। सबसे पहला है ध्रुव बाबू। तो गोलीय दर्पण में बोलते चलिए, मध्य भाग के मध्य बिंदु को उस गोलीय दर्पण का ध्रुव को किससे लिखा जाता है? अब आइए बाबू वक्रता केंद्र बताइए। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही उस गोलीय दर्पण का, वक्रता केंद्र को किससे लिखा जाता है? सी से। इसका अंग्रेजी होता है वो सेंटर ऑफ कार्वेचर, इसीलिए सी से ही लिखा जाता है। अब आइए वो मुख्य अक्ष को समझते हैं। किसको समझते हैं? तो गोलीय दर्पण में सभी बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? हम मुख्य अक्ष को किसके द्वारा लिखते हैं? जरूरी नहीं कि पी क्यू ए से लिखेंगे, कोई दूसरों दे सकते, ठीक है। दर्पण का द्वारक नहीं समझे, दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसी को क्या कहते हैं? दर्पण का। अब आइए ध्यान से, वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे? गोलीय दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को इस गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं, सॉरी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को प्राय किससे सूचित करते हैं? आर। क्यों आर से लिखते हैं? तो इसका अंग्रेजी होता है रेडियस ऑफ कार्वेचर। क्या होता है? रेडियस ऑफ कार्वेचर में सबसे पहले आर होता है, इसीलिए रेडियस का आर। आगे ये मुख्य फोकस हमने अभी तुरंत बताया कुछ देर पहले। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष से समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु वही बिंदु उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? एक बार फिर से बोलिए, मुख्य फोकस क्या बोले? गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अगर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य। अच्छा, हम परावर्तन या अपवर्तन के बाद कहते हैं। तो बाबू परावर्तन होता है दर्पण में, अपवर्तन होता है लेंस में। तो ध्यान से याद रखिएगा, गोलीय दर्पण अथवा लेंस दोनों कह सकते हैं जिसमें आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से अगर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु उस गोलीय दर्पण या उस गोलीय लेंस का क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, हम आगे बढ़े। आगे ये फोकस दूरी होता है। क्या होता है? तो गोलीय दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे बाबू? अब प्रतिबिंब खींचने के शर्त होते हैं जो कि 4 होते हैं, जिनमें सबसे पहला जो मुख्य फोकस वाला परिभाषा है वही है गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किससे? तो मुख्य अक्ष के किससे गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के एक बिंदु मुख्य फोकस होती है जिससे होकर गुजरती है या गुजरती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। और ये दूसरा होता है गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन होने के बाद अपनी ही दिशा में वापस लौट जाती है, आगे नहीं जाती है। अगर गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। ये बात जो अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एगो दर्पण है, इसमें परावर्तन हुआ, सॉरी एगो प्रकाश की किरण आई जिसका परावर्तन हुआ, इससे वो गुजरा, ये बिंदु एफ हो गया। ठीक है, मतलब ये पहला शर्त कहता है, इसी को उल्टा कर देंगे तो दूसरा हो जाएगा। मतलब अगर हम फोकस से कोनो प्रकाश की किरण को लाएंगे तो दर्पण से परावर्तन होगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये कौन सा नियम कहता है? कौन सा शर्त कहता है वो? तीसरा शर्त कहता है। कौन सा शर्त कहता है? तीसरा। अब चौथा शर्त कहता है गोलीय दर्पण में अगर ध्रुव पर कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होती है तो जितना डिग्री कोण पर आपतित होगी उतना ही डिग्री कोण पर परावर्तित भी होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए ध्यान से, ये हो गया, यहाँ ध्रुव हो गया, एगो प्रकाश की किरण को हम क्या कर रहे हैं? यहां से ला रहे हैं, यहाँ परावर्तन कर रहे हैं। यह 30 डिग्री पर हुआ है,
तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री। अब आपतित किए हैं तो 30 डिग्री पर आपतित हुआ है, तो परावर्तित भी कितना पर होगा, 30 डिग्री पर होगा। तो ध्रुव पर जितना डिग्री कोण पर ये आपतित होता है उतना ही डिग्री कोण पर क्या होता है, परावर्तित होता है। ये पहला शर्त बता दिए, ये चौथा शर्त बता दीजिए, ये तीसरा शर्त बता दिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरा शर्त पर, ध्यान से समझिए। कहीं क्या होता है बाबू, तो कहता है गोलीय दर्पण में अगर कोई भी प्रकाश की किरण है जो अगर सी से होकर जाएगी, किससे होकर जाएगी बाबू, तो सी से होकर जाएगी तो क्या होगा, अपने ही माध्यम में लौट जाएगी। दैट मींस कहने का मतलब क्या है ना, कि जब मान लीजिए यहां से कोई गुजर रही है, ठीक है, ये कौन सा है, सी, तो ये अपने ही माध्यम से टकराने के बाद जब दर्पण पे आएगा, क्या है, देखिए ध्यान से, यहां से कोई गुजरी, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद क्या होगा, तो इसी दिशा में लौट आएगी, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, दूसरा, कौन सा हो गया, पहला शर्त कहती है बाबू, ध्यान से देखिए, कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है तो किससे होकर गुजरेगी किरण, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा, इसका उल्टा मान लीजिए कि अगर किसी प्रकाश की किरण को हम दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजारते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। तीसरा क्या कहती है, कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो जितना डिग्री कोण पर आपतित हो रही है उतना ही डिग्री कोण पर परावर्तित हो जाएगी। अब आइए जहां तीसरा, चौथा क्या कहती है, कि अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के सी पर आई है तो सी पर आने के बाद जब वो दर्पण से टकराएगी, जब दर्पण पे जाके टकराएगी तो टकराने के बाद फिर से अपनी ही दिशा में लौट जाएगी, आगे नहीं जाएगी, अपनी ही दिशा में रिटर्न आ जाएगी। तो समझिए चारों के चारों शर्त को हमने फिगर से समझा दिया। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। अगला हमारा जो पॉइंट है बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट, वीवीआई मार लीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है। सबसे पहला उपयोग इसका हजामती दर्पण अर्थात दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। मुंह तो देखते हैं घर में, देखिएगा शीशा लगल रहता है, मुंह बड़ी सुंदर लगता है, भले मुंह मंगरेला जैसे नहीं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन निक लगेगा, है कि नहीं है, बताओ अंकित भाई, देख के हंस रहा है उसको, शिवम्मा काहे जी, तो बेचारा काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं, वो है ना, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। चलिए, और कुछ कुछ होता है गाना, काले वाला पर बोलो दो चार वो फेंक के मारे सीधे मुंह पे अंकित आके। ये गाना होता है ना, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तो बाबू गोरे रंग पे गुमान मत करिए, कुछ 6 दिन में ढल जाएगा, है कि नहीं है। बाबू देखिए ध्यान से समझिए, हर मेहनत करने वाला इंसान करिए होगा, ये जान लीजिए, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। जो फिजिकल काम करेगा वो काला होगा। अब शिवम्मा कौन सा फिजिकल काम करता है वही जाने, बेचारा काम करने के नाम पर पहले कहता है ट्यूशन जाएंगे, और जब ट्यूशन आने की बारी होता है फट पता कचरा उठाए हम नहीं जाएंगे, कौन बहाना चाहिए, है कि नहीं है। कुछ है वो बहाना बना देंगे लेकिन नहीं जाएंगे। देख रहा बाबू, डिजिटली बेइज्जती कर रहे हैं तोहर, उसके बावजूद भी बेइज्जती ना फील हो रहा है तुम लोग, किस मिट्टी का बना है रे। हम लोग कहते भाई हम लोग को क्या हो गया है, डिप्रेशन ऐसा है, कोई सामने से बेइज्जती करता है बेइज्जती फील नहीं हो रहा है कि नहीं है। यही बात तुम लोग के साथ हो रहा है, हम बेइज्जती कर रहे हैं लेकिन बेइज्जती फील नहीं हो रहा है, क्या करें हम। हाँ, अरे तबीयत ना खराब है, वैसे नॉर्मली तबीयत ठीक रहता है तो कोई बेइज्जती करेगा तो दिल में दर्द होता है, और तुम्हारा अगर दर्द नहीं हो रहा है, तुमको कुछ फील नहीं हो रहा है, और जांच उच करवाओ, डोपामिन चला गया तुम्हारा लगता है, ठीक है। चलिए आगे चलें। अवतल दर्पण का उपयोग किसके लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, किसके लिए बाबू, अब ईएनटी में जांच के लिए, किसके लिए बाबू, ईएनटी में जांच के लिए, डॉक्टर जो है वो दांत के, नाक के, आंख के, कान के, ये सब चीज के जांच के लिए इसका उपयोग करते हैं।
सोलर कुकर में, गाड़ी के अग्रदीपों में, सर्च लाइट में, इस सब में क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब इस सामान्यतः ही समझिए ना बाबू, जहां भी बड़ा प्रतिबिंब की बात आएगी वहां किसका उपयोग किया जाएगा? अवतल दर्पण। अब आइए उत्तल दर्पण के उपयोग को समझते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कार, बस, ट्रक इत्यादि के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में किया जाता है। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में किसको देखने के लिए? पीछे देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या बेसिकली ये समझिए कि जहां छोटा प्रतिबिंब देखने की बात आएगी वहां किसका उपयोग किया जाएगा? उत्तल दर्पण का। किसका उपयोग किया जाएगा वो? चलिए अब आइए चिन्ह परिपाटी। क्या होता है वो? चिन्ह परिपाटी किसको कहते हैं? तो गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी को स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी बनाई गई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी। क्या कहते हैं बाबू? गोलीय दर्पण में अब चिन्ह परिपाटी के प्रमुख नियम क्या है? गोलीय दर्पण में सभी जो है मूल बिंदु किसको माना जाएगा? ध्रुव को। किसको माना जाएगा? ध्रुव को। ध्रुव के दाईं ओर जो भी होगा वो ऋणात्मक होगा, बाईं ओर जो भी होगा क्या होगा? धनात्मक होगा। मुख अक्ष के ऊपर जो लंबवत होगी वो धनात्मक होगी और नीचे जो होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। आगे आइए महत्वपूर्ण नोट्स। वस्तु की दूरी को यू से, प्रतिबिंब की दूरी को भी से तथा फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। हम लिखते हैं वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना हुआ है तो प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी, अगर दर्पण के पीछे बना हुआ है तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी। ठीक है, आगे आते हैं। ये पढ़ने वाली चीज है। वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होती है बाबू? धनात्मक मानी जाती है, जिसे h1 से लिखते हैं हम। सीधा बनने पर प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है? धनात्मक, और उल्टा बनने पर प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है? ऋणात्मक। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को बाबू h2 से लिखा जाता है। अब दर्पण सूत्र को समझते हैं। तो सभी बिंदुओं के बीच, सभी दूरियों के बीच संबंध को दर्शाने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए क्या बनाया गया? एक सूत्र बनाया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता क्या है बाबू? 1/b + 1/u = 1/f। ठीक है, अब आ गया ये बाबू, अगर आपसे पूछ दिया जाए आवर्धन किसको कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा बाबू। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उस गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से लिखा जाता है। तो एक सूत्र होता है आवर्धन m = h2/h1, जिसको हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्या हो रहा है बाबू? चलिए आगे आइए। अनुबद्ध फोकस क्या होता है? तो बाबू गोलीय दर्पण अथवा लेंस में मुख्य अक्ष पर दो बिंदु होता है, जिनमें एगो बिंदु पर किसी वस्तु को रखा जाता है तो दूसरे बिंदु पर उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुबद्ध फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अब आइए ध्यान से। समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की पहचान आप कैसे करेंगे बिना छुए हुए? तो जब दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे और वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन जाए तो समझ जाइए कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और जब वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाए और प्रतिबिंब जो है छोटा बन जाए तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और जब वस्तु के बराबर में प्रतिबिंब बन जाए तो उसको क्या कहेंगे? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अरे उल्टा बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओ। आगे ये स्पर्श करके, छू करके आप कैसे बताएंगे? तो जिसका परावर्तक सतह समतल होगा समतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ होगा अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग को गुड बाय कहेंगे, गुड नाइट कहेंगे अभी से ही। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करें इस वीडियो को। साथ ही साथ में कहीं करेक्शन या कहीं भी गलतियां दिखी हो या कहीं कमियां आपको दिखी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही साथ इसी प्रकार के वीडियो के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग के बीच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।